हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 को, जिसमें हम आज बात करेंगे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्यात्मक प्रावधान। जो हमारी 6 थीम है उनके बारे में थोड़ा सा और इसमें डिटेल डिस्कशन रहेगा। पीडीएफ की बात करूँ तो पीडीएफ आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके रिवीजन करते रहिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझना होता है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं हाईलाइटेड पॉइंट से थोड़ा सा अलग बता देता हूँ और कभी कभी हाईलाइटेड पॉइंट भी छुड़वा देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है, इसलिए वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा। ठीक, वीडियो के लिए मैंने बताया आप 1.5x से देख सकते हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, और चाहे तो आप नॉर्मली भी देख सकते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं फिर हम यूनिट 4 को। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा से पाठ्यक्रम तक, पाठ्यचर्या से हम लोग आ रहे हैं पाठ्यक्रम तक। ठीक, इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक अध्ययन किसी विषय संबंधित बोझ के बिना पर्यावरण के बारे में सीखने की पद्धति के दृष्टिकोण से देखा जाता है। बात वही है कि बिना बोझ के शिक्षा का यहाँ पर महत्व दिया गया है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम ऊपर लिखी गई बात का आभास एवं समझ कराने का प्रयास कई प्रकार से करता है। किस किस प्रकार से करता है, उन प्रकारों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो पाठ्यक्रम एक शीर्षकों की सूची नहीं है, अपितु प्रकरण है। द सिलेबस इज ऑर्गेनाइज नॉट एज अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बट एज अ थीम्स। तथा एक प्रकरण से कई उप प्रकरण भी हैं। एंड ईच थीम्स हैज अ फ्यू सब थीम्स। हमने जैसे देखा था कि जो हमारी पहली थीम है जो कि है हमारा फ्रेंड एंड फैमिली, फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसकी 4 सब थीम्स भी थी। तो जो सिलेबस है वो ऑर्गेनाइज्ड एक कुछ टॉपिक्स को लेकर नहीं किया गया, वो थीम्स को लेकर ऑर्गेनाइज किया गया है। और कुछ थीम्स ऐसी हैं जिसके सब थीम्स भी हैं। इन उप प्रकरण मतलब कि थीम्स, इन उप प्रकरणों की व्यवस्था सर्पिल एवं क्रमिक तरीके से की जाती है, जिसका जोर एकीकरण पर होता है। एकीकरण मतलब इंटीग्रेशन पर होता है, सारे सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड हो जाए, बच्चे का हर एक एस्पेक्ट इंक्लूड हो जाए, उसके जितने भी अनुभव हैं वो आ जाए इसी में। ये उप प्रकरण जुड़ी हुई तथा से संबंधित समझ के विकास में सहायता करता है। अब जब इन्होंने फर्स्ट थीम के अंदर 4 सब थीम रखी, उन 4 सब थीम का मतलब ये था कि ये जो 4 सब थीम के अंदर जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स व्यक्ति से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इनके साथ संबंध है। जैसे कि एनिमल्स है, प्लांट है, हम रिलेशनशिप्स हैं, तो रिलेशनशिप हो गया, एनिमल्स हो गया, प्लांट होगा, ये हमसे डायरेक्टली ही जुड़े हुए हैं। पाठ्यक्रम के ये प्रकरण मुख्य अवधारणाओं की सूची बनाकर शुरू नहीं किए जाते, बल्कि मुख्य प्रश्नों से शुरू होते हैं, जो हर बच्चे में सोचने, कार्य करने, विनियोग करने तथा अपनी समझ का विकास करने एवं अपने अधिगम एवं विचारों को सुस्पष्ट करने में सहायता करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इन्होंने क्या बताया, जो इन्होंने थीम्स बनाई, ठीक है। अब इन थीम्स की शुरुआत कैसे होती है? इन थीम्स की शुरुआत कुछ फैक्ट्स पे नहीं होती कि इन्होंने कुछ फैक्ट्स लिख दिया कि भोजन चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, दाल में प्रोटीन होता है, मछली में ये होता है, दूध में हमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। ऐसे कुछ फैक्ट्स से शुरुआत नहीं होती, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट से शुरुआत नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है क्वेश्चन से। कैसे क्वेश्चन से? कि आप क्या कोई बच्चा है वो दोपहर में कौन सा खाना खाता है, या फिर अगर हम साउथ इंडियन साइड जाएँ वहाँ पे कौन सा खाना खाया जाता है, गुजरात साइड कौन सा खाना खाया जाता है, अगर हम नॉर्थ साइड जाते हैं तो वहाँ पे किस तरह का खाना खाते हैं, ईस्ट वेस्ट अगर हम ईस्ट इंडिया की बात करें, ईस्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर किस तरह का खाना खाते हैं, किस तरह के लोग रहते हैं। वहाँ से चीज़ों को रिलेट करते 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 फिर वो वहाँ तक पहुँचते हैं कि हमें किस भोजन से कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलता है। ठीक, इसी से बच्चे की समझ का विकास होता है, उसके अधिगम और विचारों स्पष्ट होते हैं। विषयक पद्धति विभिन्न विषयों एवं शैक्षिक व्यवस्थाओं से दृष्टिकोण एकत्र करने में सहायता करती है। देखिए यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना, अगर विषयक लिखा हो इसका मतलब भी थीम होता है, और प्रकरण ऐसे होता है कुछ, हाँ, प्रकरण लिखा हो तो इसका मतलब भी थीम ही होता है। वो ट्रांसलेशन में हिंदी में दोनों को अलग अलग बोल रहा गया है। क्रियाओं को केवल सुझाव दिए जाते हैं, स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें आसानी से रूपांतरित किया जा सकता है। एक्टिविटीज़ के काफ़ी एक्टिविटीज़ के सुझाव दिए गए हैं, हम अपने आसपास किस तरह की परिस्थिति है उनको ध्यान में रखते हुए हम उन्हें करा सकते हैं। तो ये बात हुई। सबसे पहला क्या था, तो हम बात क्या कर रहे थे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य। पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य में सबसे पहले हमने बात करी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से पाठ्यक्रम तक, और दूसरे पॉइंट हम बात करने वाले हैं कि पाठ्यक्रम में विषयक पद्धति यानी कि थीमेटिक अप्रोच इन द सिलेबस। थीमेटिक अप्रोच का मतलब क्या होता है? विषयक मतलब कि हम विषय में सब कुछ इंक्लूड करें और विषय से हम बाहर भी ना जाएं, एक विषय से रिलेटेड सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जानी चाहिए।
कक्षा 3, 4, 5 पाठ्यक्रम 6 प्रकरणों के इर्द गिर्द घूमता है। ये पूरी 6 थीम्स हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनने के बहुत चांसेस होते हैं, तो इन्हें तो आपको अच्छे से करना ही करना है, याद करना है इन्हें, ठीक। इन प्रकरणों के विषय वस्तु बच्चों के अपनी अनुभव से आती है, ना कि किसी बताए गए ज्ञान के भंडारण या विषय से। इनको उसी तरीके से सामने लाया जाता है जिसमें बच्चा अपने हर रोज के जीवन में इनका सामना करता है। इन निजी अनुभवों से शुरुआत करके बच्चा आसानी के साथ सैद्धांतिक ज्ञान से जोड़ता है तथा कड़ियां जोड़ता है। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि जो सिलेबस प्रिपेयर करा है, जो कंटेंट बुक्स में है, वो कंटेंट ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा इंटेलिजेंट पर्सन है या कोई महान व्यक्ति है उसने लिखा हुआ है। बच्चे के डेली लाइफ में जो जो चीजें होती हैं उन्हीं को उसमें इंक्लूड करा गया है। अगर आपको ध्यान होगा, एक छोटी सी जैसे स्मेल वाली होती है ना, स्मेल को जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ पर एक वो बताया गया है कि एक माँ होती है, उसका बच्चा कुछ कर देता है तो उसका जो डायपर है उसमें स्मेल आ रही होती है। तो जो दूसरी लेडी हो उसको उसकी स्मेल बुरी लगती है, लेकिन जो माँ होती है उसे इसकी स्मेल उसको इफेक्ट नहीं डालती, वो नॉर्मली ही रहती है, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये बच्चे की डेली लाइफ में होती ही रहती हैं, ठीक। तो यहाँ से बच्चा खुद को कनेक्ट कर पाता है। कुछ गेम्स ऐसे इंक्लूड करेगा जिनसे बच्चा खुद को कनेक्ट कर पाता है। खाने पीने की चीज़ों से कि आपकी माँ दोपहर में कौन कौन सा भोजन बनाती हैं, इन चीज़ों को इंक्लूड किया गया। दोपहर में खाना सभी के ही बनता है, सुबह शाम दोपहर कहीं ना कहीं बनता ही है। तो सब बच्चा अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ रखेगा, हमारी माँ ये बनाती हैं। फिर वहाँ पर एक ये भी क्वेश्चन आता है कि आपकी माँ रोज़ अलग अलग प्रकार का खाना क्यों बनाती हैं। अब बच्चे के दिमाग में थोड़ा सोचने को आएगा, यार कभी रोटी सब्जी बनती है, कभी दाल चावल बनती है, सब्जी भी हम अलग अलग बनाते हैं, कभी आलू भिंडी गिलकी लौकी जितनी इतनी तरह की सब्जियाँ चलती हैं, अलग अलग प्रकार की सब्जी बनाती है। किस स्पेशल ओकेजन्स पर हम कुछ अलग भी बना रहे होते हैं। आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं, हमारा सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन अलग क्यों होता है। तो ये सारी चीज़ें जब इंक्लूड की जाती हैं जो कि बच्चे के डेली अनुभव से रिलेटेड है, बच्चे ने इनको रोज के रोज देख रखा है, ठीक। तो बच्चा ने जोड़ पाता है चीज़ों को। फिर होता यह है कि स्कूल से बाद जब वो घर पे चला जाता है तब भी उसका अधिगम हो रहा होता है, उसकी ईवीएस की लर्निंग हो रही होती है, ठीक है, इस तरह से। ये टेबल चाहे तो पढ़ सकते हैं, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट मुझे लगी नहीं। नई समझ बनाने में विषयों का एकीकरण। अब न्यू कॉन्सेप्ट बच्चे के अंदर डेवलप करना है तो उसके लिए विषयों का एकीकरण तो आवश्यक है ही। हम साधारण विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान से क्या समझते हैं, जब विद्यालय में हम इन विषयों के बारे में सोचते हैं तब हमारे मन में ज्ञान का एक विशेष स्रोत तथा उस ज्ञान जो उनसे जुड़ते हैं की प्राप्ति हेतु विशेष तरीके आ जाते हैं। अगर हम सोचते हैं कि यार हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमारे माइंड में चीज़ें आ जाती हैं। और जब हम पढ़ रहे होते हैं कि हम सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे तो सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड चीज़ें हमारे दिमाग में घुसने लगती है, सामाजिक विज्ञान हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों के विकास उनके अपने जटिल इतिहास से हुआ है। जितने विषय पढ़ाए जाते हैं उनका विकास उनके इतिहास से हुआ है। हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी एक हिस्ट्री है तथा आज काफ़ी भिन्न है। जिस तरीके से आपने विशेष क्षेत्रों में विज्ञान या सामाजिक विज्ञान जैसे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, परमाणु विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, इन सभी का अभ्यास किया है। इसलिए क्या होता है जब विशेषज्ञों का एक दल इस बात पर चर्चा करने के लिए बैठता है कि प्राथमिक स्तर पर क्या पढ़ाया जाए, यह स्वाभाविक है कि वे वही शीर्षकों के बारे में सोचते हैं जिन्होंने उनके अपने पारंपरिक शैक्षणिक धाराओं के आधार देने को काम किया था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यहाँ से शुरू होती है कि जब विशेषज्ञों सिलेबस बना रहे होते हैं तो सिलेबस बनाते टाइम जब उन्हें कुछ टॉपिक्स इंक्लूड करना है कि यार प्राथमिक स्तर पर हम कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड करेंगे, तो वो ये देखते हैं कि जब बच्चा आगे की पढ़ाई करेगा तो उसके लिए आधार क्या है, उसके लिए बेस पॉइंट क्या है, ठीक है। तो उन पॉइंट्स को वो वहां पर इंक्लूड करते हैं, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है यह स्वाभाविक है कि वे वही शीर्षकों के बारे में सोचते हैं जिन्होंने उनके अपने पारंपरिक शैक्षणिक धाराओं को आधार देने का काम करा। उनके अपने पारंपरिक शैक्षणिक धारा मतलब उनकी शिक्षा को आधार देने का काम किसने करा है, ठीक। इसी प्रकार जीव वैज्ञानिक, अगर हम वनस्पति वैज्ञानिक तथा पशु वैज्ञानिक को किसी प्रकार मिलाकर एक शब्द का प्रयोग करें, इनको मिलाकर जीव वैज्ञानिक बोला गया। स्वाभाविक तौर पर पौधों, जानवरों, मानव शरीर का अध्ययन करेगा, जबकि भौतिक वैज्ञानिक ध्वनि, प्रकाश, काम के बारे में सोचेगा। रासायनिक विज्ञान अनेक पढ़ना चाहेगा, पदार्थ के रूप, पदार्थ के गुण आदि। इसके साथ ही सामाजिक विज्ञान के अंदर आने वाले विषय हैं बड़ी मात्रा से इकट्ठे हो जाते हैं, उनको एकत्रित नहीं किया, जो कि आवश्यक नहीं है, एकत्रित करने योग्य हो, न ही बच्चे के अपने संसार से जुड़ने के ढंग के करीब हो। मैं सामाजिक विज्ञान के दौरान तो बहुत सारे विषय आ जाते हैं तो सबको कुछ एकत्रित करने के योग्य होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात एक तो ये वाली हो जाती है, इसे मैं डबल ऐसा ब्रैकेट करके लिख देता हूँ, बाकी ये वाला इतना इंपॉर्टेंट है नहीं जो पैराग्राफ अभी पढ़ा था। हाईलाइटेड करा ये पैराग्राफ, ये इंपॉर्टेंट होगा।
ज़्यादातर प्राथमिक विद्यालय जो कि एकीकृत पद्धति पर काम करते हैं, इसलिए अलग अलग विषयों से शीर्षक लेकर नहीं चलते, उन प्रकरणों को सुझाव देते हैं जो कि जुड़ी हुई तथा से संबंधित समझ का आधार विकसित करती है। इसलिए आवश्यक होता है कि विषयों की पारंपरिक सीमाओं से पार जाकर प्राथमिकताओं को सम्मिलित तरीके से देखा जाए। इस पद्धति को वर्तमान पाठ्यक्रम के लिए उपयोगी किया जाता है। तो वर्तमान पाठ्यक्रम में होता क्या है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, यहाँ से अलग अलग टॉपिक्स ना लेकर उन्होंने करा क्या है, 6 थीम बनाई बच्चों के लिए, और उनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं जो बच्चा डेली अनुभव कर रहा होता उन सबको वहां पे सम्मिलित कर दिया। ये हो गया वर्तमान। प्राचीन तरीके की बात करें तो प्राचीन तरीके में कुछ इस तरह से हो सकता था कि आप पर्यावरण में, चलो आपको विज्ञान इंक्लूड करना है तो आपने कुछ जीव विज्ञान के टॉपिक उठाए, कुछ भौतिक विज्ञान को उठाए, कुछ रसायन विज्ञान को उठाए, सबको इंक्लूड कर दिया। अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो वहाँ पे आपने पॉलिटी के टॉपिक उठाए, हिस्ट्री के टॉपिक उठाए, ज्योग्राफी के टॉपिक उठाए, उनको इंक्लूड कर दिया। ठीक, कई प्रकरणों की चर्चा ये देखने के लिए की गई कि उनमें से हर एक क्या संभावना पेश करता है, बस, बाकी इतने इंपॉर्टेंट ये है नहीं है। यह निर्देशात्मक नहीं बल्कि विचारोत्तेजक रूपरेखा है जो मुख्य प्रकरणों एवं उप प्रकरणों तथा उनकी संभव कड़ियों की ओर इशारा करता है। ठीक है, यह इस ओर भी इशारा करता है किस प्रकार वयस्क बच्चों के अधिगम को प्रेरित कर सकते हैं, क्रियात्मक तौर पर ब्रह्मचारी बना सकते हैं, बल्कि उसमें रुकावट डालें या इसे उभरने ना दें। जैसे कभी कभी होता है कि बच्चों को वे सूचना जो वे समझ नहीं पाते याद करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। कई बार टीचर ही बोल देता है कि चलो इसे आपको रटना ही है, इसे आपको याद करना है, ये ऐसा ही होता है। तो ये जो आपके प्रकरण है, जो थीम बनी हुई है, ये बच्चे को ऑब्जर्व करने पर फोकस करती है, ना कि चीज़ों को रटने पर। ठीक, तो ये चीज़ें थी यहाँ पर। ये हर एक प्रकरण का यहाँ पे उद्देश्य दिया हुआ है। चीज़ें अच्छी हैं ये, आप इसे पढ़ लेना क्योंकि ये चीज़ अच्छी है यहाँ पर। और अगर आपको ये डाउट में दे तो फिर आप पूछ सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक ही पेज है बल्कि। ठीक है, पर ये जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया इन्होंने कि आश्रय आवास का उद्देश्य क्या होगा, इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, पढ़ लेना। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपकी कुल मिलाकर। पाठ्यचर्या से पाठ्य पुस्तकों तक, सॉरी, पाठ्यक्रम से पाठ्य पुस्तकों तक। पहले क्या था, पाठ्यचर्या से पाठ्यक्रम तक, तो हमने पाठ्यक्रम की बात करी किस किस तरह से डिजाइन करा है। अब हम पाठ्यक्रम से पाठ्य पुस्तक तक आते हैं कि बुक्स के बारे में क्या चीजें बात करी गई। कक्षा 3, 4, 5 की पर्यावरण पुस्तक NCERT द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम 2005 तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के पूरे दर्शन एवं पद्धति पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो बुक्स हैं वो किस पर बेस्ड है। पहली बात, बनाई किसने, NCERT के द्वारा। किस पर आधारित है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, NCF 2005 पर ये बुक्स हैं जो कि आधारित है, यानी डिपेंडेंट है। आगे बात करेंगे, पाठ्य पुस्तक में शिक्षक के लिए अपने आप में पूर्ण साधन नहीं समझा जाता, अपितु अधिगम की प्रक्रिया की शुरुआत के लिए ज्ञान निर्माण हेतु एक स्रोत समझा जाता है। पाठ्य पुस्तकों को क्या माना गया, पाठ्य पुस्तकों के लिए पूर्ण साधन नहीं बनाया कि यानी कि सिर्फ बुक्स से ही नहीं पढ़ाना, बुक्स सिर्फ एक आधार निर्माण का काम करेंगे, एक सोर्स ऑफ लर्निंग है। और हम कह सकते हैं कि बुक्स हेल्प करती हैं ताकि आप लाइन से भटको ना। आपको क्या पढ़ाना है, शुरुआत कहाँ से करना है और कहाँ तक एंड तक आपको जाना है, आपके गोल तक पहुंचने में हेल्प करती हैं बुक्स, ताकि आप रास्ता भटको ना, आपको पता हो आपको क्या पढ़ाना है, या फिर बच्चे की उम्र के हिसाब से आपको क्या चीजें पढ़ाना है। ये सारी बातें हमें बुक्स बताती हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, शीर्षक अपने इर्द गिर्द देखना। कक्षा 3, 4, 5 की पाठ्य पुस्तकों के लिए शीर्षक है अपने इर्द गिर्द देखना। ये हो गया भैया बुक का शीर्षक। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जुड़े दृष्टिकोण की ओर इशारा करता है। ये जो शीर्षक है ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि की ओर इशारा कर रहा है। इसमें यह माना गया है कि आपके आसपास के पर्यावरण का अवलोकन, अनुभव एवं जुड़ाव के लिए पर्याप्त क्षेत्र प्रदान करता है। इसका जोर इस बात पर है कि हम अपने इर्द गिर्द के संसार के साथ सहक्रिया कर बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चा अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन से सबसे ज्यादा सीख रहा होता है। यह बच्चे को इस बात का निमंत्रण देता है कि अपने चारों ओर देखने, छानबीन करने, खोजबीन के लिए सक्रिय और भागीदारी बने। बच्चों से बोलता है कि अपने आसपास देखो, ऑब्जर्व करो, एक्टिव रहो। ठीक है, तो जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना इतने टाइम से, हर एक चीज में यही इन्वॉल्व हो रहा है, बच्चे को ऑब्जर्व करने दो, बच्चे को खोज करने दो। और ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये कुछ हम मन से नहीं बोलते कि यार चलो खोज करना अच्छा है। ये बाकायदा बताया गया है NIOS की बुक्स में, जिन्होंने ये सिलेबस प्रिपेयर करा उन लोगों के द्वारा बाकायदा लिखा गया है कि यार हमें बच्चों पर किस किस तरह से कमांड करना है। मीन्स हमें कमांड तो करना नहीं, हमें बच्चों को स्वतंत्र रखना है, उन्हें खोजबीन करने देना है। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों का चुनाव के लिए 6 प्रकरण हैं। ये दोबारा से वही है। एक शिक्षक होने के नाते ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि शिक्षक होने के नाते हमारा क्या काम है, पेरेंट्स होने के नाते क्या काम है। खैर छोड़ो, गलत करते हैं। एक शिक्षक होने के नाते विषय वस्तु की विषयक व्यवस्था विषयों तथा शीर्षकों को आर पार निकालने का अवसर प्रदान करती है।
यदि आप ठीक से समझे तो एक प्रकरण के अंतर्गत किसी भी पाठ को एक इकाई समझ सकते हैं, या आप पुस्तक में दिए गए पाठों के क्रम के साथ जा सकते हैं। ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप विद्यार्थियों को पाठों के बीच संयोजन करने को बढ़ावा दें तथा अन्योन्य संदर्भ के अवसर लें। वर्तमान पुस्तिका के पाठों को ही नहीं बल्कि पिछले साल की पर्यावरण पुस्तकों से भी आप चीज़ों का हेल्प ले सकते हैं। आप किसी भी तरीके से महत्वपूर्ण बात या कड़ियाँ बनाना है जिससे अधिगम को समेकित करने में सहायता मिले। ये एक तरह का ये बताया है कि हमें शिक्षक होने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करना चाहिए। ठीक, हम एक प्रकरण को एक इकाई समझ सकते हैं, पाठों के बीच चीज़ों के बॉन्ड बना सकते हैं। हम अगर मान लो 5th क्लास के बच्चे को ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो इसके लिए हम 4th क्लास की बुक का भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं। वहाँ पे बच्चों से बता सकते हैं कि 4th क्लास में हमने ऐसा ऐसा पढ़ा था। ठीक, आगे बात आती है एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन की। विषयक एकीकरण में जो कि विभिन्न विषयों को सक्रियात्मक बनाता है के अलावा एकीकरण विभिन्न पद्धतियों से पढ़ाने, मूल्यांकन, इन चीज़ों के द्वारा भी किया जाता है। एकीकरण में हम सब्जेक्ट्स तो सारे इंक्लूड करेंगे ही, लेकिन जितने भी पढ़ाने के हमारे तरीके होते हैं, मूल्यांकन की जितनी भी विधियां हैं, इन सब का भी हमें एकीकरण उसमें करना है, इन सबको भी हमें उसमें इन्वॉल्व करना है। संशोधित पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों को व्यवस्थित करने के साथ साथ ये भी ध्यान में रखा गया है कि पर्यावरण को एक संपूर्ण के रूप में देखा जाए, अलग अलग विषयों विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इनमें विभाजित करने से बचा जाए। ठीक है बात। इसलिए अवधारणा मुख्यतः जीव विज्ञान में होती है, जैसे कि पौधे या जानवर जिनको पशु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान में पढ़ाया जाता है, या प्राथमिक स्तर पर जिन्हें जीवित या निर्जीव में बांटा जाता है, को वर्गों की तरह नहीं बल्कि बच्चों के इर्द गिर्द या परिचित अनुभवों के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाता है। होता यह है, हम बड़ी कक्षा में हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो जूलॉजी, बॉटनी में इंक्लूड हो जाते हैं, जो हायर लेवल पर बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं 10th के बाद। लेकिन छोटे बच्चों को हम सिर्फ सजीव एंड निर्जीव में बांटते हैं, और सजीव एवं निर्जीव को भी हम अलग नहीं बांटते, अलग से टेबल में बनाकर नहीं बांट देते। हमें बस बच्चों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट घुसा देते हैं कि लिविंग एंड नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है, ये किस तरह से एक दूसरे से अलग है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की रूपरेखा, अलग अलग रूपरेखाओं को मिश्रित करने कई प्रकार से चित्रों का सम्मिश्रण बच्चों के सीखने की अलग अलग शैलियों में मदद करता है। विषय वस्तु के विभिन्न स्त्रोत तथा कई प्रकार की रूपरेखा जिनसे वो विषय वस्तु पेश किया जाता है, बच्चों की जिज्ञासा, उच्चारण, सहानुभूति, प्रयोग करना, खोजबीन करने की मुक्त अभिव्यक्ति के लिए काफ़ी क्षेत्र प्रदान करता है। अगर हम मल्टी अप्रोच यूजेस करते हैं तो वहाँ से इन सारे गुणों का विकास हो जाता है। अब बतौर शिक्षक हमारा दायित्व आ गया दोबारा से, पाठों को अधिक दिलचस्प बनाने का तरीका यह है कि बच्चों के साथ यह चर्चा की जाए कि कहाँ से और किस प्रकार से पाठों के लिए विचार विकसित किए गए हैं। इससे यह विचार सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी कि अधिगम केवल कक्षाओं, पाठ्य पुस्तकों से नहीं बल्कि कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, बच्चों के साथ डिस्कशन करो कि यार ये चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, पाठ में ये वाली चीज़ क्यों डाली है, या फिर कहाँ से इसको लिया गया है। तो बच्चों को इंटरेस्ट तो आएगा ही, और बच्चे अपनी थिंकिंग प्रोसेस को भी वहाँ पर यूज़ करेंगे। अगला है ये पाठ तथा धंधे अपनाने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर। देखो यहाँ पर ये लिखा है कि ये चैप्टर है, ठीक है, विद्यालयाना, ओमना की यात्रा, फूलों की घाटी, पोचमपल्ली, दीवारें कहानियां सुनाती हैं, इतना ऊंचा आश्रय, ये जो चैप्टर्स इंक्लूड किए गए, इन चैप्टरों का कंटेंट किस तरह से हमें मदद करेगा या फिर हम इससे किस तरह से अधिगम करेंगे। तो पहला लिखा हुआ है कि ये पाठ इस बात को सीखने का अवसर प्रदान करते हैं कि लोगों को असामान्य एवं चुनौतीपूर्ण कार्य धंधे अपनाने के लिए क्या क्या प्रोत्साहित करता है, जैसे कि दीवारों वाला हो गया, पोचमपल्ली हो गया, इतना ऊंचा आश्रय वाला हो गया। यह पाठ भूगोल एवं इतिहास के दृष्टिकोण को सामने लाने का अच्छे अवसर प्रदान करते हैं, जैसे कि वो लद्दाख वाला चैप्टर जहाँ पे चांगपा जनजाति रहती है, तो वो बच्चे को पता चलेगा भौगोलिक स्थिति के बारे में, वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है। ठीक है, ये पाठ हमें बताते हैं कि हम बड़ों, पड़ोसी तथा जिन लोगों से हम रोजाना संपर्क में आते हैं उनसे बहुत कुछ प्राप्त करना सीख सकते हैं। यह पाठ हमें मानचित्र, श्रवण सामग्री प्रयोग करने के अवसर प्रदान करते हैं, जैसे गणित, इतिहास, भाषा का प्रयोग, अंतःविषयक हो जाते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स में इंक्लूड हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम क्रिया हैं। प्रस्तावित क्रियाएं कई प्रकार के कौशलों जैसे कि अवलोकन, अभिलेख, लिखित, अभिव्यक्ति, विभाजन, मनोचलित तथा साथ ही रचनात्मक, सौंदर्यात्मक को विकसित करने में सहायता करती हैं। ये कुछ प्रस्तावित क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं तथा अभ्यासों का उद्देश्य बच्चों के ज्ञान का मूल्यांकन करना इतना नहीं जितना बच्चों को अभिव्यक्त करने का अवसर देना। इनका उद्देश्य मूल्यांकन करना नहीं, इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों की अभिव्यक्ति को अवसर देना, बच्चे अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए। ठीक, ये क्रिया केवल अधिगम के साधन तक की तरह ही नहीं
बल्कि मूल्यांकन के साधन का भी काम करती है। ये टीम में तथा संयोजक अधिगम के रूप में अवसर भी प्रदान करती हैं। बस वही नॉर्मल वाली बात है। हमें कॉर्पोरेट लर्निंग को बढ़ावा देना है, बच्चों को अभिव्यक्त करने के मौका देना है, और हमें मूल्यांकन को ऐसे लेके चलना है कि जिससे उनका मूल्यांकन ना हो, बल्कि उसकी विधियों द्वारा बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, अपने उनको एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए। ठीक, ये चीज़ें हैं। सामाजिक मुद्दों का सामना करना। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को वास्तविक दुनिया, प्राकृतिक एवं सामाजिक जिससे भी हम रहते हैं से परिचित कराने की प्रक्रिया है। ये बात तो ठीक है, ताकि वे पर्यावरण समस्याओं को, मुद्दों को जान पाएं, उनका विश्लेषण करें, मूल्यांकन करें, अर्थ निकालें, सकारात्मक पर्यावरणीय क्रियाओं में व्यक्तिगत तथा सामूहिक तौर पर आगे लाएं। तो उद्देश्य यही होता है कि यार बच्चों को दुनिया के बारे में अवेयर कराना, ताकि वे उसे बेहतर बनाने के लिए आगे आएँ। ठीक है। कक्षा में शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण कार्य यह है कि हम अपना मूल्य तंत्र या सही गलत के बारे में विचार न ला दें, बच्चों के अनुभवों एवं विचारों की मुक्त भागीदारी दें। हम अपने थॉट से बच्चों के ऊपर न ला दें कि यार ये ही करना सही है, यही खाना ठीक है, हमें यही करना चाहिए, हमें ऐसे ही काम करना चाहिए। ये चीज़ें नहीं, हमें बच्चों को सोचने देना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। सही बात समझ में? अगर बच्चे बोलते हैं कि सर झूठ बोलना सही है या गलत है, तो आप बच्चों से पूछ सकते हो तुम्हारे अकॉर्डिंग बताओ, झूठ बोलना सही है या फिर गलत है। तो बच्चे ऑब्वियस है यही बोल देंगे गलत है, या फिर जो भी वो बोलें, फिर उस पर आप अपनी बात रख सकते हो। ठीक। कोई बच्चा बोलता है कि सर हम मधुमक्खी पालन जो लोग करते हैं वहाँ पे फिर वो मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है और हम उस शहद को निकाल लेते हैं, ये सही है या गलत है? ठीक। अब ये एक तरह से सही भी है क्योंकि हमें उससे शहद मिलता है जो कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। दूसरी तरफ से गलत भी, यार मधुमक्खियाँ इतनी मेहनत करती हैं और हम उनका शहद चुरा लेते हैं। अब यहाँ पर ये आप सही गलत का विचार बच्चों पर नहीं ला दोगे, आप बच्चों को सोचने के लिए मजबूर करोगे कि तुम बताओ सही है या गलत है। ठीक, इस तरह से पाठ्यचर्या बच्चों को अपनी आवाज ढूंढने के योग्य बनाए, जिससे प्रश्न करने, खोजने, बांटने, जिज्ञासा की पोषण करने तथा विद्यालयों से प्राप्त ज्ञान के संग जोड़ें, ना कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए ज्ञान के बराबर लेकर आए। हमें पाठ्य पुस्तक के बराबर लेकर नहीं चलना है, बच्चे के अनुभवों को जोड़ना है। ठीक है। कक्षा में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों को इस बात के लिए समय तथा गुंजाइश दी जाए कि वे अपने पाठों तथा अपने जीवन एवं अनुभवों तथा समुदाय के बीच संबंध बना सकें। बिल्कुल ठीक बात, मीन्स ये नॉर्मली अंडरस्टूड है चीज़ें। ये हर विद्यार्थी को अपने स्तर पाठों के साथ जुड़ने में सहायता करेगा। हर विषय वस्तु को केवल याद करने तथा परीक्षणों में पुनरुत्पादन की वस्तु नहीं समझेगा। ऐसे प्रश्न पूछना जो विद्यार्थियों को, जो विद्यालय में सीख रहे हैं, जो बाहर से हो रहा है, उनके साथ जोड़ने में सहायता करें। बच्चों को अपने शब्दों में अपने अनुभवों के उत्तर देने के लिए उत्साहित करना, ना कि केवल याद करे उत्तर को सही बताना। मीन्स वो ही रट्टा फिर कैसे हमको करना नहीं है, बच्चों को बोलने देना है, हमें इस पर ध्यान देना है बच्चा आंसर क्या दे रहा है, ना कि इस पर कि बच्चा गलत दे रहा है या सही दे रहा है। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि आपको एक शिक्षक होने के नाते शिक्षण को खास परिस्थिति, विद्यार्थियों, रुकावटों एवं अवसरों इत्यादि के लिए संदर्भित करने में सहायता करता है। अच्छा, हम कुछ शक्तियां हैं पर्यावरण अध्ययन की, इनके बारे में अब बात कर लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन से कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। पहला कि पर्यावरण अध्ययन की विषय सामग्री विषयक के रूप में संगठित होती है। विषयक रूप मतलब थीम्स के रूप में चलती है ये। अगला है पर्यावरण अध्ययन की विषय सामग्री बच्चों के अपने पर्यावरण से ली जाती है, बच्चों के ही इन्वायरमेंट से चीज़ों को लिया गया है। बच्चे पर्यावरण के बारे में इसमें खोज करके, अनुभव करके सीखते हैं, अपने अवलोकनों, अनुभवों के द्वारा सीख रहे होते हैं। अधिगम की प्रगति की योजना जो बच्चा जानता है उससे जो सीखना है उसकी ओर स्थानिक से भौगोलिक या बिल्कुल पास के पर्यावरण से समुदाय तथा समाज या उसके पार की ओर ले जाने वाली बनाई जाती है। अगला है पाठ्य मुख्य प्रश्नों से शुरू किए जाते हैं, जिससे बच्चों के पाठ्य क्या से प्रश्नों से शुरू किए जाते हैं। ये बात हमने पहले ही पढ़ी थी ऊपर कि जो चैप्टर्स है उनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, क्वेश्चन से होती है, ना कि कहाँ से, अवधारणाओं से नहीं होती। बाद में फिर अवधारणाएं बनती चली जाती हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि बच्चे सामान्य जनक या बनावटी पर्यावरण से नहीं रहते, वे उस पर्यावरण में रहते हैं जो कि उनके लिए खास है। बच्चे अपने खास वातावरण में रहते हैं। इसमें बच्चों को अधिगम को संदर्भित करना शामिल है। अधिगम को संदर्भित करने में पर्यावरण की विषय वस्तु को वास्तविक संसार की परिस्थितियों के साथ संबंधित करना शामिल होता है। बच्चों को इस योग्य बनाना होता है कि जो कुछ उन्हें अपने आसपास के पर्यावरणों में मिलता है उसका अवलोकन एवं अनुभव करें तथा अपने ज्ञान, समझ एवं उपयोग करें और सृजन करें।
ये सारी चीज़ें, ये वही चीज़ें हैं सारी जो हम पढ़ते हुए आए हैं, कुछ इसमें अलग सा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाती है। हर यूनिट के बाद में उसका समरी दिया होता है, आप चाहे समरी पढ़ सकते हैं। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करो, कमेंट करके जरूर बताया करो, हो सके तो शेयर भी कर दिया करना। ठीक, कहीं पर डाउट हो तो आप वीडियो ड्यूरेशन के साथ बिल्कुल अपना डाउट पूछ सकते हो कि मुझे इस बुक में इस पॉइंट पर डाउट रहा है। एंड क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।